नमस्कार। कोरोना की दूसरी लहर में हम बीमारी की गंभीरता पर चर्चा करते ही हैं और कितना कहर इस बीमारी ने बरपाया है आप लगातार देख ही रहे हैं। लेकिन आज हम जानने के लिए आए हैं कि इस बीमारी ने रोजगार पर, बिजनेस पर, फैक्ट्रियों पर कितना असर डाला है और रोज कमाने खाने वाले लोगों को पिछले साल की तुलना में इस साल क्या परेशानियां आई हैं और कोरोना किस तरह से उन पर कहर बरपा रहा है। पहली बात मैं ये बता दूं, पिछली बार जब देश भर में लॉकडाउन लगा था तो मजदूर जिस तरह से परेशान और बेबस होकर अपने घरों को गए थे, कम से कम इस बार मजदूरों को वो बेबसी नहीं देखने को मिली। मैं एक फैक्ट्री के बाहर हूँ, जो मजदूर अभी वहाँ से निकले हैं। दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन लगने के बाद जब लोगों के हाथ से नौकरी रोजगार चले गए थे, तब लोगों ने सरकारों ने खाना बांटने का काम भी किया था, लोगों को अनाज बांटने का काम भी किया था। इस बार एक दूसरी स्थिति है, लॉकडाउन है भी और नहीं भी है। जब मैं पिछली बार सड़कों पे घूमता था तो कोई दिखाई नहीं देता था। अभी शाम का वक्त है, आप देखिए ट्रैफिक भी चल रहा है, ऑटो चल रहा है, लोग फैक्ट्रियों से निकल के आ भी रहे हैं। तो एक तरफ रोजगार की क्या स्थिति है, फैक्ट्रियों की क्या स्थिति है, बिजनेस की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए आज मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। ये कुछ महिलाएँ हैं जो कि यहाँ नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स की फैक्ट्रियों में काम करती हैं। इन्हें पिछले साल जो कोरोना था और इस साल जो कोरोना है, तो आपके काम धंधे में, रोजगार में क्या फ़र्क है, वेतन में, पढ़ाई में, कमाई में? इस बार पहले से ठीक है, बहुत सही है। इस बार रोजगार मतलब ठीक चल रहा है, कमा भी रहे हैं सही से, हमारा घर का चूल्हा भी सही चल रहा है। इस बार पहले से बहुत ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार कंपनियां बंद थी, रोजगार नहीं था, परेशान थे, पैसे के लिए, हर चीज़ के लिए परेशान थे। आप लोग भी घर चले गए थे? नहीं, हम लोग यहीं थे, लेकिन संघर्ष करते रहे। तो उस समय खाना वाना कैसे करा? जो अपना जोड़ के रखा था उसी से करा था। और इस बार कोई ऐसा तो नहीं सैलरी वैलरी कट जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है पहले से। मैं जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में जो रोज़ कमाने खाने का है, पिछली बार जो कोरोना लगा, लॉकडाउन लगा, बहुत सारी परेशानी ऐसे लोगों को आई थी। पिछली बार से इस बार में आप लोग कैसा देख रहे हैं? बस कैसा देख रहे हैं, पहले काम वाम बंद थे, अब काम तो कर रहे हैं, बस यही है, और क्या देख रहे हैं। अच्छा, आपकी फैक्ट्री में जितने लोग काम करते थे इस साल अभी इस वक्त कर रहे हैं या कुछ लेबर चले गए घर? चले गए कुछ लोग, कम गए लोग, पहले की तरह नहीं है। आधे से ज़्यादा ही चले गए, कंपनी में उतने लोग नहीं है, अब नहीं है पहले की तरह। पहले इतने लोग नहीं है कंपनी में। और कंपनी ने आपकी तनख्वाह वगैरह? तनख्वाह हमारी अभी तक उतनी है, अब लगाया है वेतन का, वो तो अगले महीने मिलेगी। अब 11,158 का। तनख्वाह देने के बारे में कोई? नहीं, तनख्वाह तो हमारी टाइम से ही मिलती है, 7-8 तनख्वाह। पिछली बार तनख्वाह नहीं मिली थी ना? नहीं, पहले नहीं मिली थी। जब काम ही नहीं कहता तो कौन तनख्वाह दे रहा था? दे रहे थे बिना काम के हमें तनख्वाह कोई। और वो वाली फैक्ट्री जो चल रही थी उसी फैक्ट्री में पिछली बार वाली, या वो बंद हो गई? नहीं, वो तो चालू है, अब दूसरी में है। मैं पहले दूसरी में थी, अब मैं दूसरी में हूँ। और हम तो उसी में है। हा? हम तो उसी में है। तो लॉकडाउन के समय का कुछ पैसा दिया था? नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था। नहीं दिया सर, बिल्कुल कंपनी नहीं दिया मेरी ने। और आप जहाँ काम करते थे, पिछले साल काम करते थे, वही कर रहे हो? अब सर मैं वही कंपनी में काम, इसमें तो मैंने जिसमें लिया जाके, उसने सर नहीं दिया कुछ पैसा। उसका लॉकडाउन का जो सुनने में आया था कि कुछ पैसा देगी कंपनी, लेकिन कंपनी ने कुछ नहीं दिया लॉकडाउन का। मैं ये पिछली बार जो कोरोना की वजह से रोजगार का संकट आया, सब कुछ बंद ठप पड़ गया। इस बार सब कुछ चल रहा है। हालांकि मुझे पता चला कि रोजगार इस साल भी बहुत कम हुआ। लोगों ने घर जाने का फैसला पहले ही कर लिया जब लगा कि घर जाने का सर फैसला इसलिए किया था कि पिछली बार डर गया था, बंदा फंस गया था, हर बंदा यहाँ भूखा रहा, प्यासा रहा, उस वजह से फंस गया, तो वो डर के मारे पहले से ही भाग गया। तो नौकरियां तो गई लोगों की? नौकरियां तो गई, और क्या। फैक्ट्रियों में काम भी कम हो रहा? फैक्ट्री में काम कमी हो रहा है, फैक्ट्री में काम भी कम हो रहा है, और उसकी वजह से कारीगरों पर हर किसी प्रेशर भी ज़्यादा पड़ रहा है। इस चीज़ का ये लोग कंपनी वाले पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और आप क्या कह रहे थे? वही कर रहे हैं, इसमें पहले पैसा नहीं मिला था, पहले पैसा नहीं मिला था, काम किया था, तो उसी में कर रहे हैं काम। नहीं, और तो ये ठीक है ना, इस बार तो कम से कम चल रहा है। काम चल रहा है, 8 घंटे काम चल रहा है, 8 घंटे काम चल रहा है।
इस साल ये ठीक है, काम तो मतलब लेकिन चल रहा। फिर भी मजदूर निकल गए। आपकी फैक्ट्री से कितने मजदूर घर चले गए काफ़ी चले गए। हम जिसमें पहले कर रहे थे तो पूरी कंपनी ही बंद हो गई है। इस बार? इस बार तो अभी भी बंदी है वो, कोरोना काल से जब से चालू हुआ तो इस समय दूसरी कंपनी में ज्वाइन की है। और वहाँ के कुछ जो लोग काम कर रहे थे वो सब बेरोजगार हो गए सर, इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ गांव चले गए, कुछ आए नहीं अभी तक। और किसी का भी तो काफ़ी पैसा रिजाइन का भी बाकी है सर। और आप बताइए? मैं तो साहे में करता हूँ, इस टाइम साहे में करता हूँ काम, उसमें सही काम चल रहा है। और बेरोजगारी है ये, घर पे कुछ लोग घर पे भी पड़े हैं, संग के हैं, लड़के साथ हैं। अब ये कुछ मजदूरों से हमने बात की, अब हम आपको ले चलते हैं फैक्ट्रियों में। और अब मजदूर दूसरे कोरोना काल में कितने कम हो गए, कितना रोजगार कम हुआ, कितना फैक्ट्रियों का व्यापार कम हुआ, ये जानने की कोशिश करते हैं। कोरोना की पहली लहर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल पाताल में चला गया और हालात ख़राब हो गए थे। अब दूसरी लहर है, फिर से एक बार फैक्ट्रियों में काम बंद है। अगर हो भी रहा है तो 1/3 मजदूर या कहिए 1/4 मजदूर ही आ रहे हैं। डिमांड नहीं, सप्लाई नहीं, अर्थव्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। पिछले बार के कोरोना लहर में तो कुछ राहतें भी मिली थी, इस कोरोना लहर में कोई राहत, जिस तरह से बीमारी ने कोई राहत नहीं दी लोगों को, उसी तरह से इंडस्ट्रीज़ के लोगों को, व्यापारियों को, उद्यमियों को और मज़दूरों को बहुत बुरी मार पड़ी है। मैं इस वक्त, आपको मालूम है कि नोएडा गारमेंट इंडस्ट्री का हब माना जाता है। गारमेंट इंडस्ट्री न जाने कितने एक्सपोर्टर नोएडा में हैं। मैं इस वक्त एक गारमेंट इंडस्ट्री में आया हूँ जहाँ पर कपड़े यूरोपीय देशों से लेकर दूसरी जगह निर्यात किए जाते हैं। मेरे साथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के नेशनल सेक्रेटरी और गारमेंट इंडस्ट्री जो यहाँ नोएडा की है उसके संगठन के जनरल सेक्रेटरी राजीव बंसल हैं। राजीव जी, मैं ये आज इस बारे में जान रहा हूँ, पिछले कोरोना लहर में तो लॉकडाउन था, आप लोगों की फैक्ट्रियाँ बहुत दिन तक बंद थीं। इस कोरोना लहर में आप लोगों की फैक्ट्रियाँ तो बंद नहीं हुई, लेकिन मजदूरों की संख्या कमोबेश 1/4 पर मामला चल रहा है। अगर हम कंपेयर करें तो बिजनेस के लिहाज से पिछले कोरोना लहर और इस कोरोना लहर में क्या अंतर है? देखिए, पिछले कोरोना लहर के अंदर देशव्यापी बंद किया गया था, जिसके अंदर सारा उद्योग, बाजार, यातायात सब कुछ बंद था। तो उसके अंदर अर्थव्यवस्था का, उद्योग का, व्यापारियों का, सबका नुकसान ज़रूर हुआ था। पर उस वक़्त सरकार ने भी उद्योग का और बाज़ार का साथ दिया, उनको जो सपोर्ट हो सकता था दिया, और उद्यमी भी सामने आए अपने मज़दूरों का और सबका ध्यान करने के लिए। पर इस बार कुछ ऐसा हो रहा है कि लॉकडाउन लगे हैं हर राज्य में, अलग टाइम पे, किसी ने किसी वक्त लगाया, किसी ने किसी वक्त लगाया, कहीं आंशिक लगाया, कहीं पूर्ण लगा है। तो लिहाजा पूरे देश के अंदर एक सामान्य लॉकडाउन या सामान्य स्थिति नहीं है, हर प्रदेश अपने हिसाब से कर रहा है। अब हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें और विशेषकर नोएडा की बात करें तो नोएडा के अंदर उद्योग चल रहे हैं, सरकार ने लॉकडाउन कर रखा है, पर उद्योग को इसमें से राहत दे रखी है। परंतु चलना और ना चलना एक ही बात है। वर्कर, मजदूर मुश्किल से 25-30% बचाया, क्योंकि सब डर के मारे पलायन पहले ही कर गए थे लॉकडाउन से पहले, क्योंकि मार्केटें सब बंद हैं तो डिमांड नहीं है। एक कंज्यूमर मार्केट में जाके कुछ ख़रीदारी नहीं कर रहा, जब वो ख़रीदारी नहीं कर रहा तो जाहिर बात है डिमांड नहीं है तो उत्पादन किसके लिए किए जाएं। एक्सपोर्ट की बात करें हम तो विदेशों में अब हालात काफ़ी सामान्य हो गई है। अमेरिका ने तो इंडोर मास्क ही ख़त्म कर दिया है। इंग्लैंड के अंदर भी अब रेस्टोरेंट, पब खुलने चालू हो गए हैं। तो उससे हमारे पास कुछ ऑर्डर्स आने लग गए थे। पर अचानक जैसे यह महामारी इंडिया में बढ़ी तो हमारे जितने भी विदेशी बायर थे वो सब डर गए हैं। अब उन्होंने फिर हाथ खींच लिया है कि अगर हम हिंदुस्तान में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो पता नहीं क्या होगा, हिंदुस्तान का उद्यमी हमें माल भी समय पे दे पाएगा या नहीं देगा। तो इसलिए अभी वो वेट एंड वॉच पॉलिसी रख रहे हैं कि हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर क्या पोजीशन रहेगी, उसके बाद प्लेस करेंगे। अब मैं राजीव जी एक बात को, मैं आपकी फैक्ट्री में वैसे पहले भी आता रहा हूँ, आप देखिए यहाँ से लेके इधर तक पूरी लाइन में तो नहीं वर्कर काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ चलो 3 लाइन चल रही है, और इधर 4 लाइन या 5 लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, सारी मशीनें बंद हैं। आम दिनों में ये चलती रहती थी? बिल्कुल चलती रहती थी जी।
क्योंकि अब काम नहीं है, वर्कर नहीं है, तो इसलिए मशीनें बंद हैं। अच्छा, पिछले लॉकडाउन में वर्कर पैदल चले गए, साइकिल से चले गए, बड़ी बुरी स्थिति में गए। इस लॉकडाउन में चूँकि बसेस चलती रहीं, कुछ जाने के साधन मिलते रहे, तो पलायन क्या उसी रेशियो में गाँव की तरफ हुआ है? उतने ही मजदूर इस बार भी चले गए? हाँ बिल्कुल हुए जी। अब की बार तो लॉकडाउन से पहले ही मजदूर चले गए थे, क्योंकि पहले ही हवा उड़ गई थी कि लॉकडाउन हो सकता है। तो मजदूरों ने ये सोचा कि पिछली बार की तरह हम फंस ना जाएं, इसलिए वो पहले ही पलायन कर गए। तो मजदूर की कमी, लेबर की शॉर्टेज तो मार्च से या फरवरी के आखिर से ही हो गई थी, और अप्रैल में जाके तो बहुत ही ज़्यादा हो गई। अब देखिए, मैं कुछ बातें हमारे और आपके लिए जो चीज़ें हैं, पिछली बार जब कोरोना काल आया, लोगों की नौकरियां गईं, लोगों की आमदनी घटी, लोगों का बिजनेस बैठा। चूँकि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया था, इसलिए केंद्र सरकार ने ब्याज पर, ईएमआई पर मोरेटोरियम घोषित कर दिया कि चलो आपकी किस्त 3 महीने बाद से जाना शुरू होगी, 4 महीने बाद से ज़्यादा जाना शुरू होगी। हालांकि उसका असर इस तरीके से नहीं हुआ कि वो बाद में जो बैंक को जितना पैसा लेना था वो ले ही रहा था, लेकिन उस वक्त तात्कालिक राहत तो मिली, कम से कम आप डिफ़ॉल्टर होने से बचे। और बिजली विभाग ने भी 2 महीने 3 महीने, थोड़ा कोई रूल तो नहीं लाया था, लेकिन एक रिलैक्सेशन था कि चलो आप दे देना। तीसरी बात ये थी कि आप उस लॉकडाउन में, हमारे और आपके लिए ये जानने की बात है कि चूंकि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो हमको ईएमआई देने के लिए मोरेटोरियम मिल गया अगर हमारी नौकरी चली भी। इस बार केंद्र सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया, तो इस तरह की राहत की घोषणा अभी तक हुई नहीं है। और आप लोगों को पिछली बार क्या राहत मिली थी, या जो चैलेंजेस आपके सामने थे, इस बार और उस बार में कैसे अंतर देखते हैं? जैसे आपने अभी सही बोला कि पिछली बार भी लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी, पैसा नहीं था उद्योग के पास, तो इसलिए कम से कम सरकार ने राहत दी थी कि अपनी किस्त अब ना दे के आप थोड़ा ठहर के दे दीजिए। बहुत सी छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जो किराया नहीं दे पाई, बिजली के बिल नहीं दे पाई, वर्कर को पेमेंट नहीं दे पाई, ब्याज नहीं दे पाई बैंकों का, तो वो उनको राहत मिली थी। पर चूंकि अब की बार सरकार ने कहा कि हमने लॉकडाउन लगाया ही नहीं है, तो किसी किस्म की कोई राहत नहीं है और काम है नहीं, दबाव चारों तरफ से है। तो हमें ये भी डर है कि वो काफ़ी इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी या एनपीए घोषित हो जाएंगी। तो सरकार को कम से कम कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कम से कम ये उद्योगपतियों का पहिया चलता रहे, देश की अर्थव्यवस्था आगे चलती रहे। व्यवसाय और बिजनेस की दृष्टि से शायद कोरोना की पहली लहर जितनी खतरनाक नहीं थी, उतनी कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हो सकती है। वैसे ही जैसे बीमारी के तौर पर कोरोना की पहली लहर शायद उतने लोगों को प्रभावित नहीं कर पाई, शायद उतने लोगों की जान नहीं ले पाई जितनी दूसरी लहर उसकी जो है कहर बरपाने में कामयाब हुई। दूसरी लहर में जितने लोग, मैं ठीक कह रहा हूँ ना, पहली लहर से दूसरी लहर व्यवसाय को, बिजनेस को खत्म है। दूसरी लहर व्यवसाय के लिहाज से भी खतरनाक है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक है। जितने लोगों की मौत अब की बार हुई है, यंग लोगों की हुई है, बहुत सी फैमिलीज में एक ब्रेड अर्नर था वही बेचारा चला गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थव्यवस्था, हेल्थ, सोसाइटी के प्रॉब्लम से ये बार की लहर ज़्यादा खतरनाक रही है और अभी भी कोई अंत नज़र नहीं आया। थोड़ा सा ग्राफ नीचे जरूर आया है। देखिए राजीव जी, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी तो चलती रहती है, ज़िंदगी चलने के लिए आदमी को काम चाहिए, रोज़गार चाहिए, अर्थव्यवस्था पटरी पर चाहिए। अगर ये स्थिति आएगी कि रोज़गार की कमी, संकट पैदा हो जाएगा, अर्थव्यवस्था की स्थिति बुरी होगी, क्योंकि अब इस 2 महीने में जो हो रहा है इसका इम्पैक्ट हमको 3-4 महीने बाद पता चलेगा। पता नहीं आप नई नौकरियां दे पाने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे। दूसरी लहर के बाद आप ये देखो, तीसरी लहर का जिक्र अभी से चालू हो गया है। अब तीसरी लहर का अगर जिक्र चल गया है, उसी से ही लोग डर गए हैं। मजदूर आने को राजी नहीं है, विदेशी आदमी बाहर ऑर्डर प्लेस करने को राजी नहीं है, और भगवान ना करे ये तीसरी लहर अगर आ गई तो बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। तो दूसरी के ऊपर तीसरी तो एक तो करेला कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा वाला हाल हो जाएगा। तो इस तरह का माहौल है, एक अजीब सी अनिश्चितता कोरोना ने पैदा की है। हम राजीव बंसल जी से बात कर रहे थे गारमेंट इंडस्ट्री की। अब मैं आपको दूसरे किसी फैक्ट्री में ले चलता हूं और वहां दिखाता हूं कि हालात किस कदर है। और अब मैं मास्क बनाने वाली एक फैक्ट्री में आया हूं। ये भी गारमेंट फैक्ट्री है और मास्क भी बड़े पैमाने पर ये लोग बनाते हैं। पिछले 2 सालों में, यानी कि कोरोना की पहली लहर में और दूसरी लहर में, जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा डिमांड रही उसमें सैनिटाइज़र और मास्क सबसे ज़्यादा इसका बिजनेस चला। और ये मास्क फैक्ट्री के मालिक श्रवण और अभय जी हमारे साथ हैं। पहले श्रवण, आप ही से पूछते हैं कि पिछले कोरोना काल में मैं आज इंडस्ट्री पे क्या बीत रही है इसमें, और पिछले साल और इस साल में क्या अंतर है?
पिछले साल और इस साल में अगर कोई फैक्ट्री हमारे देखने में डिमांड किसी चीज़ की है तो वो तो मास्क का ही है, तो आप लोगों का तो ठीक रहा होगा। जी जी, अभी तक तो ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से डिमांड होना चाहिए वो डिमांड नहीं है। वर्कर का प्रॉब्लम है। हम वर्कर के लिए हम चिंतित रहते हैं। जो सबसे बड़ी इस समस्या, बार भी वर्कर चले गए। सारे 60% के आसपास चले गए हैं। 40% वर्कर के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी मुश्किल बात है। इस बार लॉकडाउन लगा भी है और नहीं भी लगा है, लेकिन अगर ज़मीन पे जाके वास्तविकता देखिए, रोज़गार की स्थिति उतनी ही बुरी है जितनी पिछली बार थी। फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स उतने ही कम है जितने पिछली बार थे। हालांकि पिछली बार तो लॉकडाउन में फैक्ट्रीज़ कुछ दिन के लिए बिल्कुल बंद हो गई थी। इस बार तो ऐसी हालत नहीं हुई। नहीं सर, इस बार ऐसी हालत नहीं हुई है, लेकिन वर्कर डर के कारण यहाँ से जा चुका है। उसे लगा जो फिर पिछली बार की तरह इस बार भी प्रॉब्लम होगी, तो वो लोग चले गए हैं, वापस चले गए हैं। ये समस्या आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि कोरोना काल में मास्क की उतनी डिमांड नहीं। अरे कोई घर, ये मास्क आप बनाते हो, इस मास्क का तो कोई घर ऐसा नहीं है जिसके पास 100 का मामला ना हो। सर मेन कहाँ से आ रहा है ये हम लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे अनऑर्गेनाइज जगह से, जहाँ जिसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, वो लोग बीच में डुप्लीकेट माल बना के मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। तो ये हम लगाते हैं जी, ये हमको 3 प्लाई वाला कह के दे देता है। अब ये 3 प्लाई में मेल्ट ब्लॉन है कि नहीं है ये देखना है। इसकी मेल्ट ब्लॉन एक फैब्रिक होता है, जो वो मेल्ट ब्लॉन यूज़ किया गया है कि नहीं, इसकी BFE कितनी है, इसकी PFE कितनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम BFE कैसे जानेंगे? सर जो मैन्युफैक्चरर है उसको पता है, जो उसके मास्क की क्या क्वालिटी है। हमको तो मास्क के डिब्बे में मास्क है ये पता है ना। आप आम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, जो मास्क मैंने पहना है या ये मास्क, ज़रा मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मास्क ज़्यादातर लोग इसी को पहन रहे हैं, इसी को यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर भी कभी कहते हैं कपड़े वाला पहनो, कभी कहते हैं ये वाला पहनो। समझने में, आप बनाते ये हैं, पहनते कपड़े वाला है? सर ये हम कपड़े वाले जो पहन रहे हैं वो स्पेशल क्वालिटी हमने बनाया हुआ है, जिसमें डबल लेयर मेल्ट ब्लॉन है, उसके बाद 2 लेयर्स फैब्रिक है। मतलब इसकी BFE भी 99% है। मेरे कपड़े वाले मास्क का भी BFE 99% है। ये यही है ना? ये जो जी यही है सर, यही है। हाँ? जी यही है सर। इसको आप अगर खोल के देखेंगे तो इसमें मेल्ट ब्लॉन अंदर में डाला हुआ है 2 लेयर्स। इसकी क्वालिटी तब जाके अच्छी होती है, सिर्फ कपड़े से काम नहीं चल सकता है। अरे भाई, ये कहीं मेडिकल कहीं से आपने लिया है या अपने मन से ही 2 लेयर 3 लेयर बना रहे नहीं, हैं? हम टेस्टिंग करवाए हैं। इसमें पानी जाता है नीचे? बिल्कुल नहीं जाता है। आप टेस्ट कर सकते हैं। इसकी इंटरटेक से टेस्टिंग करवा रखा है हमने। तो ये कहाँ के लिए बनवाया? ये हमने UK के लिए बनवाया था। वाह, UK इंग्लैंड? जी इंग्लैंड के लिए एक बायर था हमारा। हाँ। उनके लिए हमने बनवा के भेजा है। यानी कपड़े वाला भी ठीक है ना? जी यूज़ कर सकते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का उसमें मेल्ट ब्लॉन लगा हुआ है, SS, MS लगा हुआ है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ कपड़े का काम नहीं चलेगा। ये मेल्ट ब्लॉन ये सब भाई, आम आदमी, मैं कह रहा हूँ, मैं कौन सा मास्क खरीदूं और लगे कि ये मास्क ठीक है। ये बहुत सारे लोग जो हमारा कार्यक्रम देखते हैं ना, हम आम लोगों की बात करते हैं, गांव गरीब छोटे जगह की, तो हम बहुत उस तरह का इस विशेषज्ञ की बात नहीं करते हैं। हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मास्क हम लगा रहे हैं, तो ये हमारा पानी में ही पैसा जा रहा है, इसमें खाली कहने के लिए कैसे ये समझ आए? ये पानी में पैसे नहीं जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। नहीं, वो तो आप मास्क का बिजनेस कर रहे हैं तो कहेंगे। कोई भी बोलेगा सर, ये मैं नहीं, ये सिर्फ क्वालिटी जो है। आपको मैं कुछ टिक्स बता दूंगा, जो वो टिक्स अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये मैं मास्क पहना हूँ, दूर से आपको लग रहा है तो ये ठीक है? ये क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है। ये ठीक है? जी बिल्कुल सर। तो ज़रा आम लोगों को बताइए ट्रिक कि कैसे वो जाने कि ये मेडिकल वाला जो मास्क है वो ठीक है, ये पहनने लायक है नहीं है? सर सबसे पहले तो आपको फैब्रिक की क्वालिटी देखना है, जो उसकी थिकनेस अच्छी है कि नहीं है। मैन आम लोगों के लिए ये है सलाह कि वो फैब्रिक कपड़े का जो बांधते हैं, अभय है, इनके बड़े भाई है, दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। जो कपड़े का जो बांधते हैं उसको कपड़े का ना बांधें। वो कोशिश करें कि बेशक से पैसे ज़रूर उसे उन्हें लगेगा 2 रुपये या 3 रुपये, लेकिन ये नॉन वोवन जो होता है वो बाकायदा बनाया ही जाता है, जो जिसे वायरस बचे। जो पानी नहीं सोख सकता वो कैसे वायरस कैसे बचा सकता? सबसे पहले तो ये देखना हमें कि पानी ना जाए, पास ना करे।
तो इसके लिए पैसे ज़रूर लगेगा, लेकिन वो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट ये है लोगों से कि आप यही पहनिए। नहीं हो तो मेरा इस पे एड्रेस ले लें, रॉयल टैक्स फैब है, C14 सेक्टर 65। यदि कुछ चाहिए भी, जिनके पास नहीं है पैसे, जो नहीं ले सकते, वो प्लीज़ मेरे से कलेक्ट करें और बांट लें उन्हें। मैं वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कपड़े का मास्क कभी भी यदि मेल्ट ब्लॉन है तभी यूज करें, नहीं तो यूज ना करें। मतलब ये घर में औरतें बचे हुए कपड़े को डिज़ाइन में काट के जिस कलर का सूट पहन रही उसी कलर का मास्क बना ले रही, या बहुत सारे टेलर्स सिल करके कपड़े का मास्क बेच रहे, और बहुत सारे लोग घर के जो कपड़े इधर उधर पड़े हैं उसके मास्क पहन लिया, बना लिया, सिल लिया। तो वो कहाँ से मेल्ट? देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जो अभी भी दूसरा लहर आया, लाखों लोग मर गए, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर जागरूकता नहीं फैला। जो फैब्रिक पानी का पानी नहीं रोक सकता, पेनेट्रेशन जो है ना उनका क्या है उनको नहीं पता, लोगों को पता भी नहीं है। जो वायरस फैब्रिक के अंदर घुस गया तो वो कैसे रुकेगा? लोग तो मरेगा ही मरेगा। अभी भी लोग एजुकेट नहीं हो रहा कि नॉन वोवन जो फैब्रिक है उसमें कहीं से भी पानी नहीं जाएगा। इसका मतलब कोई छींक भी दिया मेरे पास तो मैं कम से कम 90% सेफ हूँ कि उसको उतारा और फेंक दिया, कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बात तो थोड़ा मैं दूसरी मास्क की बात करने लगा, चूंकि हमारे और आपके इंटरेस्ट की बात है कि जो घरों में या इधर उधर टेलर बना रहे हैं वो कपड़े वाला मास्क बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। मैंने जो पहना है मैं ये पहनता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आप ये क्या पहनते हैं, इस पे और पहनी है। नहीं, ये ठीक है सर, नहीं बहुत अच्छा है। ये 90% आप सेफ हैं, आपको कुछ नहीं होगा यदि आपने ये पहना हुआ है। और कपड़े का मास्क अगर बनाया जाए तो उसके अंदर ये कौन सा बता रहे हैं? देखिए मेल्ट ब्लॉन है, हम लोग अभी पेंटालून्स के लिए भी हमारे पास ऑर्डर आया, 2.5-3 लाख पीस का है मास्क का। तो आपकी तो गाड़ी ठीक चल रही है इस कोरोना काल में। देखिए हमारी गाड़ी तो पिछले साल थोड़ा कोरोना की वजह से डूबा। एक बायर था डेबनम्स जिसने 4 करोड़ रुपए मेरे डूबे हुए। मैं तो मोदी साहब से भी, डेबनम्स लंदन में, मैं तो मोदी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे बारे में सोचिए, बिजनेसमैन के बारे में सोचिए जो आपको टैक्स देता है, जिसके ऊपर आपकी सारा कुछ चलता है, देश का सब कुछ चलता है। तो प्लीज़ हमारे पैसे ऊपर कराने के लिए आप प्रोवाइड कराइए, कोई सलाहकार दीजिए। मैंने DGFT पे डाला है, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया, मेरे पैसे डूबे हैं, मैं कर्जदार हो रखा हूँ। तो इतना कुछ कर रहा हूँ, अभी भी मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, अभी भी लोगों के लिए कर रहा हूँ। और सरकार से उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, हमारे पैसे जो डूबे हुए हैं वो ला के दे दे। हम तो अपने लोगों के लिए दिन रात लगे हुए हैं। ओवरऑल आप मुझे बताइए, एक जानकारी मुझे ये भी कोई बता रहा था कि ये मास्क जो है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर ने मार्केट पे ज़्यादा कब्जा किया हुआ है। जो लोगों के पास लाइसेंस है या जो मेडिकली प्रूव्ड, या जो भाई आप यूके के लिए बना रहे हो तो यूके के तो मापदंड हैं, अगर आप उससे ख़राब एक भी मास्क ख़राब होगा वो सब आपका वापस कर देगा। तो ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये छोटे छोटे जगहों पे जो मास्क के नाम पे बन गया, वो ज़्यादा मार्केट पे उनका कब्जा बन गया क्या? और शायद वो उतने कॉम्पिटेंट या उतना वो बनाए ना हो, या इससे कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिला? देखिए कोई कुटीर उद्योग को बढ़ावा नहीं मिला, सिर्फ दलालों को बढ़ावा मिला। और इससे कोई उन लोगों ने ही रेल पीटा। जितना भी गंद मचा, जितना भी गंदा है, सरकार का तो कई टीम है जो छापा मारती है। कई बार दिल्ली में भजनपुरा वगैरह इस साइड में है, गांधीनगर साइड में, तो छापा मार मार के करते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। जो बाकी जो गलियों में और जहाँ पे कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्हीं लोगों ने बनाया, मार्केट पे कब्जा कर रखा है रेट की वजह से। क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी अप्रूव आदमी से मास्क नहीं लेता, गवर्नमेंट सिर्फ दलालों से ही लेता है मास्क। हमने देख लिया 2 साल में 1 पीस टेंडर हमारा, सिर्फ उड़ीसा में हमने 2 लाख मास्क भेजा था। इसके अलावा कोई भी सरकार हमसे नहीं लिया मास्क। सिर्फ और सिर्फ जो बीच में दलाल बैठे हैं उन्हीं से लेते हैं। जिनके पास कुछ नहीं वो कर रहे हैं, जो वो ठेकेदार हैं। जिनके पास सब कुछ है उसके पास तो कुछ नहीं है। पूरे देश में आपने हर जगह सरकारों में टेंडर डाला मास्क के लिए? मैंने असम में डाला, पटना में डाला, बिहार में डाला, यूपी में डाला, उसके बाद उड़ीसा में डाला, लेकिन कहीं भी नहीं आया। मध्य प्रदेश में डाला है, बंगाल में डाला, कहीं नहीं आया। अभी इवन असम का तो पैसे भी नहीं आया हमारे पास अभी तक, टेंडर फीस भी नहीं आया अभी तक, पैसे नहीं आया हमारे पास।
आपके 2 लाख कितना करोड़ मास्क बिक रहे हैं। खैर बहुत मास्क बनाने की हजारों फैक्ट्रियाँ भी हैं। जी जी जी, लेकिन जो अप्रूव्ड है ना, जो बनाने वाले, वो सही जगह नहीं भेज रहे हैं। ये अप्रूव्ड मास्क बनाने वाले फैक्ट्री के दूसरे लोगों से भी आपकी बात होती है? हाँ, मेरी कई लोगों से बात होती है। वो कि देखिए, आज तक कोई भी डायरेक्ट बंदा, ना तो डायरेक्ट कोई भी गवर्नमेंट दे रही है किसी बंदे को, ना ही हम वहाँ पहुँच सकते हैं। जो बीच में दलाल है, सिर्फ वही सब कुछ कर रहा। ये व्यवस्था जो है ना, अनादिकाल से चली आ रही है, अनंत काल तक जाएगी। सरकार किसी की आए, चेहरा भले बदल जाए। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ दूसरी चीज़ कि मान लीजिए मसलन मैं छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ। 100 मास्क आप ये वाला, जी जी, 100 मास्क का मतलब मेडिकली जो फिट है या आपके हिसाब से जो आप ठीक बनाते हैं, ये 100 मास्क बनाने की मतलब 100 मास्क आप बना करके इसकी कीमत फैक्ट्री पर क्या है? देखिए, इसकी कीमत 100 मास्क की 150 रुपये मैक्सिमम हम लोग 150 रुपये में दे देते हैं। यानी 1.5 रुपये का 1.5 खुला रेट है, जो हम लोग इतने में बेच देते हैं। यदि 3 लेयर जो नॉन वोवन लगाते हैं तो 1.5 रुपये, और यदि नॉन मेल्ट ब्लोन लगा देते हैं तो 1 रुपये 70 पैसे, इसी रेट में जाता ही है। हम तो 10 रुपये का एक वाला लिए। अभी तो 20 का भी मिलेगा आपको। कई दुकान में 20 का भी मिलेगा ये। वो तो चेहरा कपड़ा गाड़ी देख करके मांग रहे हैं। हाँ, इसीलिए आपको 10 रुपये में दे दिया, क्योंकि उसे पता है कि आप न्यूज़ 24 से हैं। नहीं आप खुद बना देंगे। अच्छा, नहीं। और ये जो लंदन के लिए बना है, ये कितने का? देखिए सर, इसमें मैं एक एक चीज़ बता दे, जो श्रवण जी ने बताया, मेरे छोटे भाई ने, वो तो है ही। इसमें मेल्ट ब्लोन डाला हुआ है इन साइड में, और ये हमने बेचा था कितने में श्रवण? 80 सेंट में बेचा था। 64 करीब वही 60 रुपये के आसपास। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी 40 रुपये था। मतलब ये तैयार होने में 40 रुपया, और कपड़े वाला मास्क 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, ठेला ठूली गुमटी इधर उधर सब बिक रहा है। वही खराब है ना सर। उसी से इतना जो फैला भी, उसका बहुत बड़ा कारण ये है। अब पता नहीं, कारण ही खोजने में तो पूरा देश और दुनिया परेशान है। खैर, आप लोगों ने बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।